नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं खुशबू पांडे। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। इस वक्त की अहम जानकारी से आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी जानकारी सामने आ रही है। आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तारीखों का ऐलान करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 6 से 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। ये बड़ी जानकारी। उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव संभव है, तो ये बड़ी जानकारी से आपको अपडेट करवा रहे हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। दोपहर करीब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। 6 से 7 चरणों में लोकसभा के चुनाव हो सकते हैं। उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव संभव है। तो आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। 6 से 7 चरणों में चुनाव होने की संभावनाएं जताई जा रही है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में पहले चरण में चुनाव हो सकता है। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ा अपडेट। अब से कुछ देर में आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। तारीख के ऐलान के बाद आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देंगे कि किन किन राज्यों में कब कब चुनाव होगा, कितने चरणों में किए जाएंगे चुनाव। इन सब की जानकारी करीब 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इलेक्शन कमीशन की ओर से जानकारी ये दी जाएगी। तो आज लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। इलेक्शन कमीशन लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करेगा। ये ग्राफिक्स के जरिए बता रहे कि चुनावी तैयारी कौन किस पर भारी है। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल सीट पर अनिल बलूनी बीजेपी के उम्मीदवार हैं। तो गणेश कांग्रेस से उम्मीदवार है। माला राज्य लक्ष्मी शाह बीजेपी के उम्मीदवार हैं। जोत सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। नैनीताल से अगर बात करें तो अजय भट्ट बीजेपी उम्मीदवार हैं। तो कांग्रेस की उम्मीदवार के बीच में सीधे यहां पर अभी देखा जाएगा। यहां पर नामों का ऐलान नहीं हुआ है कांग्रेस पार्टी की ओर से। हरिद्वार सीट से त्रिवेंद्र सिंह रावत बीजेपी के उम्मीदवार हैं। कांग्रेस की ओर से अभी नामों का ऐलान नहीं किया गया है। बीजेपी के मजबूत गढ़ कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लगातार ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं। तो वही आपको बता दें कि बीजेपी किस जगह पर मजबूत है, कौन कौन से ऐसे राज्य हैं वो आपको बता रहे। राजस्थान, यहां पर राजस्थान में भी बीजेपी की ये मजबूत गढ़ है। उत्तर प्रदेश, जहां पर यहां से सीधे दिल्ली का रास्ता जो तय होता है, वो यहां पर बीजेपी की पूरी तरह से तैयारी है। पिछले चुनाव की बात करें तो यहां से बीजेपी बहुत सारी सीटें लेकर के यहां पर काबिज होते हुए नजर आई थी। असम की बात करें, असम भी एक मजबूत गढ़ है बीजेपी का। 2019 के नतीजे की बात करें, उत्तराखंड में 5 सीटें हैं। उत्तराखंड में 5 सीटों में बीजेपी 5 पर काबिज थी, कांग्रेस 0 पर। तो 2019 के नतीजे ये रहे। विपक्ष की उम्मीदें क्या कुछ है? पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल यहां पर बीजेपी का मजबूत गढ़ है। केरल की बात करें तो केरल है। तो वहीं आपको बता दें कि तेलंगाना भी है बीजेपी की। यहां पर विपक्ष की उम्मीदें लगातार टिकी हुई है। तमिलनाडु की बात करें, तमिलनाडु में भी विपक्ष लगातार यहां पर अपनी संभावनाएं लगाए बैठा है। पंजाब की बात करें तो पंजाब भी है। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं कि विपक्ष की कौन कौन सी राज्यों में उम्मीद है। दिल्ली में है, तेलंगाना में है, असम में है। तो वहीं आपको बता दें कि विपक्ष के मुद्दे क्या कुछ हैं। महंगाई, बेरोजगारी, अग्निवीर, किसान, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो अभी चल रहा है, जातीय जनगणना, एमएसपी की जो है विपक्ष के सभी तमाम मुद्दे हैं। तो हमारे साथ यशराज आनंद हमारे सहयोगी देहरादून से लाइव हमारे साथ जुड़ेंगे। विकास खरे हैं हरिद्वार से लाइव जुड़ेंगे। आपको बता दें कि संजय प्रसाद नैनीताल से हमारे साथ लाइव जुड़ेंगे। सबसे पहले मैं यशराज आनंद के पास देहरादून, यशराज आपके पास आते हुए, यहां पर अब से कुछ ही देर में चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावी तारीखों का ऐलान किया जाएगा। आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। किस तरह की वहां पर सुगबुगाहट आप देहरादून में देख रहे हैं? जी बिल्कुल, यदि बात की जाए पहले लोकसभा आम चुनाव की, तो आम चुनाव में लगातार पार्टियां अपनी तैयारियां पूरी कर चुकी है और तैयारियों के साथ साथ वो लोगों के भी साथ मिलने जुलने का काम लगातार करते जा रही है। वहीं यदि यदि दल की बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा भी लगातार लोगों से मिलने का काम कर रही है और अपनी जन योजना जो भाजपा के द्वारा बनाई गई है उसको प्रचार प्रसार कर रही है।
वहीं यदि विपक्षी दल कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस भी लगातार भ्रमण पर चल रही है और वो अपने 5 लोकसभा सीट को जीतने के लिए वो इस बार जीतोड़ मेहनत कर रही है। और स्पष्ट रूप से उनका कांग्रेस का कहना है कि इस बार कम से कम 5 ना तो 3 लोकसभा सीट पर जरूर कांग्रेस जीत हासिल करेगी। क्योंकि कांग्रेस की इस बात में ही कांग्रेस के बीच में विरोधाभास नजर आता है, क्योंकि कांग्रेस 5 ना बोल करके 3 लोकसभा सीट को बोलते आ रही है। तो वही कांग्रेस को खुद में ही लगता है कि कहीं ना कहीं वो 2 लोकसभा सीट पर पीछे हो सकती है। वहीं यदि बात की जाए भाजपा की, तो भाजपा प्रमुख अपनी योजनाओं को लेकर के आगे बढ़ रही है। वहीं आज महिला कांग्रेस के द्वारा भी राहुल गांधी के 5 प्रमुख महिलाओं को बात कर योजना जो महिलाओं के हित में है, जिसमें से 1 लाख रुपए प्रति वर्ष देने की बात कही गई है, इस योजना को जन जन तक पहुंचाने की बात कही गई है। वहीं उसके बाद यदि बात की जाए कि जल्द ही आम आदमी पार्टी और यूकेडी अपने प्रत्याशियों को उतारने की भी घोषणा कर रही है। तो यूकेडी यहाँ का स्थानीय दल है, लेकिन यदि जैसा कि बात करते हैं कि आज चुनावी तारीख की घोषणा हो जाएगी, तो घोषणा के समय से पहले ही लगातार सभी राजनीतिक दल उन डेट पर नजर बनाए हुए हैं कि किस डेट में चुनाव हो सकता है। और सभी प्रत्याशी अपने अपने क्षेत्र में जाकर के अपने क्षेत्र के लोगों से मिल रहे हैं और साथ ही साथ उनको यह बता रहे हैं कि क्यों उन्हें वोट करना चाहिए अपने अपने दलों को। जी ठीक है, विकास खरे आपके पास आते हुए, अब से कुछ देर में चुनावी तारीखों का ऐलान होगा, आचार संहिता भी लागू हो जाएगी, लेकिन हरिद्वार में किस तरह का माहौल है, लोगों में सुगबुगाहट किस तरह की है? बिल्कुल खुशबू, अगर हम हरिद्वार लोकसभा सीट की बात करें तो यहाँ पर भी जो है चुनावी जो बिगुल है वो यहाँ पर पूरी तरह से बच चुका है। हालांकि जिस तरह से जो है जो भाजपा ने कहने के जो हमने प्रत्याशी है, हमने उम्मीदवार उनकी घोषणा पर कर दी गई, लेकिन कांग्रेस अभी भी फिलहाल जो मंथन है अपने प्रत्याशी को लेकर वो फिलहाल जारी है। हालांकि हरिद्वार सीट की मैं बात करूं तो हरिद्वार सीट इस बार जो है काफी रोमांचक रहने वाली। हालांकि 1977 से बनी हरिद्वार लोकसभा सीट पहले से रोमांचक रही। यहाँ से जो है बसपा सुप्रीमो और पूर्व प्रधानमंत्री वो भी यहाँ से इस सीट से जो है अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। लेकिन ज्यादातर अगर हम बात करें तो इस सीट पर जो है भाजपा का ही दबदबा रहा है, लेकिन इस बार भी यह सीट काफी रोमांचक हो चली है। चूंकि अगर हम बात करें तो जो हरिद्वार से खानपुर जो विधायक है उमेश कुमार, वो भी जो है पूरी तरह से अपनी किस्मत यहाँ पर आजमा रहे हैं। उन्हें भी साफ तौर पर ऐलान कर देगा, वो भी कहने की चुनाव मैदान में यहाँ पर उतर चुके हैं। हालांकि अगर हम बात करें तो भाजपा प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत भी जो है इस सीट से जो है भाजपा ने जो है चुनावी मैदान में उतारे। तो ऐसे में कल जिस तरह से रोड शो यहाँ पर देखा गया, पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का कहने के जो जनता का जनाधार था वो यहाँ पर साफ तौर पे उमड़ पड़ा है। तो कहीं ना कहीं अन्य जो राजनीतिक पार्टी वो भी पूरी तरह से जमीनी स्तर पर यहाँ पर जो तैयारी में लगी हुई है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो कांग्रेस की, लेकिन कांग्रेस अभी हमारा प्रत्याशी यहाँ पर नहीं उतार पाई। कहने के इसका मंथन भी लगातार यहाँ पर जारी है और यही इंतजार यहाँ पर आम जनता को कि कब तक जो है कांग्रेस अपने प्रत्याशी का यहाँ पर ऐलान करेगी। तो कहने के जो अन्य राजनीतिक दल है वो भी लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं, कहने के जो जनता की समस्या है वो भी इनको सुन रहे हैं। हालांकि उनके किस तरह के काकुर मुख्य आने वाले समय में रहेंगे वो भी जो जनता के बीच रख रहे हैं। तो ऐसे में जो है लोकसभा चुनाव को लेकर प्रशासन भी पूरी तरह से यहाँ पर अलर्ट हो चुका है। चूंकि आज जो है चुनाव की जो तारीखों का ऐलान है वो यहाँ पर होने वाला है। तो कहने के प्रशासन इस पर जो है जमीनी स्तर पर कहीं न कहीं जो प्रशासनिक जो अधिकारी उनको भी लगातार आदेश कर रहा है कि ताकि चुनाव जो है सगुण संपन्न यहाँ पर निपटे। तो उसको लेकर लगा प्रशासन भी कहीं ना कहीं कमर कर चुका है। खुशबू, ठीक है, नैनीताल चलते हैं, संजय प्रसाद से जानते हैं कि संजय वहां पर किस तरह की स्थिति है, माहौल क्या है और लोगों में किस तरह का उत्साह है? जी खुशबू, फिलहाल नैनीताल की अगर बात की जाए तो यहाँ से भाजपा के प्रत्याशी अजय भट्ट जो हैं वो काफी अपने कार्य क्षेत्र में दौरा कर रहे हैं, लगातार लोगों से जनसंपर्क किया जा रहा है। और साथ ही साथ अगर स्थिति की बात करें तो स्थिति कुछ ऐसी है कि कांग्रेस का प्रत्याशी घोषित ना कर पाने के कारण अभी जो स्थिति दिखाई दे रही है वो भाजपा के पक्ष में जाती दिखाई दे रही है जी। खासकर जो लोगों में बात की जा रही है रोजगार को लेके या आने वाले समय में जो रोजगार दिए जाएंगे उसको लेके बहुत ज्यादा बातचीतें यहाँ लोगों के बीच में की जा रही है। क्योंकि भाजपा के जो वादे हैं उन वादों पर भाजपा कहीं ना कहीं आज फिर से उन्हीं वादों को दोहराने का काम कर रही है कि रोजगार को बढ़ावा देना और टूरिज्म को बढ़ावा देने की यहाँ बात की जा रही है। तो उसको लेके कहीं ना कहीं इन मुद्दों को लेके, विकास को लेके, पहाड़ को लेके और खासकर नैनीताल की बात अगर मैं करूं तो नैनीताल में एक बहुत बड़ी परियोजना जो डैम की परियोजना है, उस डैम को लेके खासकर अजय भट्ट, केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जो है उनकी तरफ से कोशिश की गई थी और वो कोशिश आज कामयाब होती नजर आ रही है जमरानी बांध को लेके। तो ये भी कहीं ना कहीं नैनीताल सीट पे कारगर अजय भट्ट के लिए पॉजिटिव वे पे जाएगा।
चलिए रुक करेंगे अपने सहयोगी की तरफ कि यहाँ पर किस तरह से लगातार उत्तराखंड में माहौल बना हुआ है कि किस तरह से चुनावी तारीखों का ऐलान होगा। और अब से कुछ ही देर में आपको बता दें कि यहाँ पर तारीखों का ऐलान होगा। सबसे पहले मैं यशराज के पास आना चाहूंगी। यशराज, यहाँ पर उत्तराखंड में कितने चरणों में चुनाव होने की संभावना है? क्योंकि देश भर में ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 6 से 7 चरणों में चुनाव होने वाला है, लेकिन उत्तराखंड में कितने चरणों में चुनाव होगा? बिल्कुल, ये तो सबसे पहली बात है, ये तो आज शाम में ही पता चलेगा। लेकिन उत्तराखंड में दूसरे या पहले चरण में ही चुनाव होने की संभावना, हर बार यही चुनाव रहता है उत्तराखंड में, लोकसभा चुनाव। तो इस बार भी पहले या दूसरे चरण में ही चुनाव होने की संभावना की कयास लगाई जा रही है। लेकिन ये आज शाम तक ये जरूर पता चल जाएगा कि उत्तराखंड के कितने चरणों में चुनाव हो सकते हैं। जी ठीक है, विकास करें आपके पास आते हुए, यहाँ पर किस तरह से जो विपक्ष और सत्ता पक्ष है, किस तरह से अपने मुद्दे को यहाँ पर बुनाने की लगातार कोशिश की जा रही है? बिल्कुल खुशबू, अगर पक्ष विपक्ष की बात करें तो कहीं न कहीं जो जनता के बीच जो पक्ष और विपक्ष पहुंच रहा है, कहीं न कहीं अपने मुद्दों को लेकर यहाँ पर पहुंच रहा है। क्योंकि अगर हम जनता की बात करें तो जनता का फिलहाल जनाधार किस साइड है अभी, हालांकि ये जनता का जो मेन मोटो अभी ये भी यहाँ पर साफ तौर पर नहीं पता चल पा रहा, क्योंकि अभी कांग्रेस ने प्रत्याशी की घोषणा नहीं की है। क्योंकि अगर हम भाजपा की बात करें तो भाजपा भी अपने प्रत्याशी पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को जो है हरिद्वार लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में यहाँ पर उतार चुकी है। लेकिन इस बार अगर हम बात करें तो चुनाव पर जो है हरिद्वार लोकसभा सीट काफी रोमांचक यहाँ पर रहने वाला है। कहीं न कहीं जो है चुनावी जो जंग है यहाँ पर काफी जो है रोमांचक यहाँ पर रहने वाली। कहीं न कहीं अब ये तो आने वाला अब वक्त बताएगा खुशबू, क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस अब अपने प्रत्याशी की घोषणा यहाँ पर करेगी, किस तरह की यहाँ पर टक्कर रहती है, हालांकि जनता का किस तरह का रुझान है, कहीं न कहीं जो उम्मीदवार है कांग्रेस के द्वारा जो यहाँ पर घोषित किया गया, उसके बाद यहाँ पर पूरी तरह से पता चल पाएगा। खुशबू, यशराज आपके पास आते हुए, लगातार जिस तरह से चुनावी माहौल को आप देख रहे हैं, लोगों में किस तरह का उत्साह वहां पर देखने को मिल रहा है? लोग किस तरह से इस चुनाव को लेकर, उनके अंदर सुगबुगाहट किस तरह की है? लोग अपने प्रयोग करने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं। वहीं यदि बात की जाए कि जो 18 साल जिनका इस बार हुआ है, वो भी चुनाव देने के लिए काफी उत्सुक नजर आ रहे हैं और लगातार अपने वोटर ID कार्ड को वो बनवा रहे हैं। वहीं इसके साथ साथ बुजुर्गों के में भी काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। बुजुर्ग भी यहाँ पर वोट देने के लिए काफी ज्यादा तैयारी कर रहे हैं कि अपने वो किस प्रकार से अपना वोट देंगे। और सबसे बड़ी बात है कि युवा और महिला जो भारत की एक आधारशिला और रीढ़ कही जाती है, तो युवा और महिला भी यहाँ पर वोट देने के लिए काफी ज्यादा जागरूक है और वो लगातार वोट देने के लिए लोगों से बात भी कर रहे हैं और अपने आसपास भी लोगों को कह रहे हैं, आग्रह भी कर रहे हैं। यहाँ तक कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि एक युवा दूसरे युवा से बोलते हैं कि इस बार वोट देनी है, इस बार ये करना है, इसमें उन्हें खासा उत्साह दिख रहा है। तो इस प्रकार से उत्तराखंड और खासकर के यदि देहरादून की बात की जाए तो देहरादून में इस बार काफी ज्यादा वोटर्स की संख्या भी बढ़ोतरी हुई है और यहाँ पर युवाओं की संख्या में भी बढ़ोतरी, और युवा इसका काफी ज्यादा उत्साहित नजर आ रहे हैं। क्योंकि कई युवा को यह भी कहना है कि यहाँ पर जो इस बार मोदी सरकार की गारंटी है, इस गारंटी को देखते हुए वो वोट करेंगे। और कई लोगों का यह भी कहना है कि कुछ उत्तराखंड में कुछ कमियां भी है, उस कमियों को दूर करने के लिए वो यहाँ पर वोट करेंगे। तो ये तो फैसला रिजल्ट आने के बाद ही होगा कि ये वोट जिसको किया जाता है, किस पार्टी को ताज मिलता है और किस पार्टी को ताज से कौन सी पार्टी ताज से वंचित रह जाती है। ये तो रिजल्ट आने के बाद ही होगा। लेकिन जैसा आपने प्रश्न किया कि युवाओं में, खास करके महिलाओं में, वृद्धों में, और जो इस बार जो पहली बार जो मतदान का प्रयोग करेंगे, उनमें काफी ज्यादा उत्साह दिख रहा है और सभी कोई अपने वोट करने के लिए काफी उत्सुक है। वहीं यदि बात की जाए कि यहाँ पर यहाँ पर ई बैलेट पेपर से, तो वहाँ पर बैलेट से भी वोट जो होता है, यहाँ पर जो कार्मिक हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो बाहर तैनात हैं, वो भी यहाँ पर वोट करने को तैयार हैं। जिस तरह से युवाओं में भी, जैसा आप बता रहे हैं कि युवाओं में भी यहाँ पर काफी सुगबुगाहट है, खुशी का माहौल भी है कि पहली बार वो अपना मत का प्रयोग यहाँ पर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए हमारे साथ। तो आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव की तारीखों का आपसे कुछ ही देर में ऐलान होगा और इलेक्शन कमीशन की ओर से यहाँ पर ऐलान किया जाएगा आपसे कुछ ही देरों में। लोकसभा चुनाव की तारीखों का इंतजार खत्म होने वाला है। निर्वाचन आयोग की तरफ से आज दोपहर 3 बजे लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देश में होने वाले आम चुनाव के कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देगा। वहीं चुनाव की घोषणा होते ही पूरे देश में आदर्श आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। इस पूरी रिपोर्ट के जरिए देखिए। चुनाव आयोग की तरफ से देश में लोकसभा चुनावों की तारीखों को लेकर
16 मार्च को ऐलान किया जाएगा। चुनाव आयोग के सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसकी लाइव स्ट्रीमिंग होगी और इसके साथ कुछ राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान कर दिया जाएगा। ये विधानसभा चुनाव ओडिशा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश में होंगे। आम चुनाव 2024 और राज्य विधानसभाओं के कार्यक्रम की घोषणा करने के लिए चुनाव आयोग शनिवार यानी 16 मार्च को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा। ये नई दिल्ली के विज्ञान भवन में दोपहर 3 बजे होगी और इसके साथ पूरे देश में आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। आइए आपको बताते हैं चुनावी गणित क्या कहता है। कुल वोटर्स की संख्या 96 करोड़ 88 लाख। इसमें से पुरुष मतदाता करीब 49 करोड़ 72 लाख। महिला वोटर्स की संख्या 47 करोड़ 15 लाख। 18 से 19 साल के वोटर 1 करोड़ 84 लाख। 20 से 29 साल के मतदाता 19 करोड़ 74 लाख। एक दिन पहले ही 2 चुनाव आयुक्तों ज्ञानेश कुमार और सुखबीर संधू की नियुक्ति की गई। दोनों ने शुक्रवार 15 मार्च को पदभार संभाला और इसके बाद आयोग के तीनों अधिकारियों ने चुनाव कार्यक्रम को लेकर बैठक की। 2019 में लोकसभा चुनाव 7 चरणों में कराए गए थे। पिछली बार 10 मार्च को चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान किया था। पहले चरण की वोटिंग 11 अप्रैल को और आखिरी चरण के लिए 19 मई को मतदान हुआ, जिसके बाद नतीजे 23 मई को सामने आए। उस चुनाव के दौरान देश में 91 करोड़ से ज्यादा वोटर्स थे, जिसमें 67% ने वोट डाला था। इस तरह 2014 में लोकसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा भी 7 मार्च को की गई थी। 7 अप्रैल से 12 मई तक 9 चरणों में चुनाव कराए गए थे और उस समय भी रिजल्ट चौथे दिन यानी 16 मई को डिक्लेयर किया गया। आइए आपको बताते हैं 2019 में किसे कितनी सीट मिली। बीजेपी को 303 सीटें मिली और वोट प्रतिशत 37.76%। कांग्रेस को 52 सीटों पर संतोष करना पड़ा और वोट 19.7%। बीएसपी को 10 सीटें मिली और वोट मिला 3.67%। सीपीएम को 3 सीटें और वोट 1.77%। सीपीआई को मिली 2 सीटें और वोट फीसदी मिला 0.59%। एनसीपी को 5 सीटें मिली और 1.4% वोट हासिल हुआ, तो वहीं डीएमके को 24 सीटें मिली और जबकि 2.3% वोट हासिल हुआ। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 2014 से भी बड़ी जीत हासिल की थी। 2014 में बीजेपी ने 282 सीटें जीती थीं, जबकि 2019 में यह आंकड़ा 303 तक पहुंचा। तो वहीं एनडीए ने 353 सीटें हासिल की। भारतीय जनता पार्टी को 37.7% वोट मिले, जबकि एनडीए को 45% मत हासिल हुए। कांग्रेस पार्टी 52 सीटों पर ही जीत हासिल कर सकी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, जनता टीवी। तो एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। लोकसभा से पहले कांग्रेस को झटका लगा है, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व विधायक मालचंद ने इस्तीफा दे दिया है। विजयपाल सचवान ने भी कांग्रेस छोड़ दी है। दोनों एमएलए बीजेपी की सदस्यता लेंगे, ये बड़ी जानकारी। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। दोनों एमएलए ने यहां पर कांग्रेस पार्टी के दामन छोड़ दी है। आपको बता दें कि दोनों एमएलए बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। विजयपाल सचवान ने भी कांग्रेस छोड़ दी। देखिए, विजयपाल सचवान जी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता रहे हैं। पार्टी ने उनको जो है 4 बार विधानसभा का टिकट दिया, 2 बार वो विधायक रहे हैं। उनके मान सम्मान में कांग्रेस पार्टी ने कभी कोई कमी नहीं की। अब वो पार्टी क्यों छोड़ रहे हैं, इसका कारण तो वही बता सकते हैं। अगर उन्हें पार्टी से कोई नाराजगी थी या उनके कोई सुझाव थे तो उनको पार्टी फोरम पे उनको रखना चाहिए था। और क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो लोकतांत्रिक पार्टी है, यहाँ तो छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी अपनी बात को मुखरता से रखता है। फिर तो विजयपाल सचवान जी तो यहाँ पर कद्दावर नेता थे और अब इस बात का जवाब तो वही दे सकते हैं कि वो क्यों पार्टी छोड़ रहे हैं। तो इस चीज की सफाई तो उनसे आपको लेनी चाहिए। इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए बने रहिए जनता टीवी के साथ।